नमस्कार। अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की युवक भारती के 5वें अध्याय आ वृंद के दोहे का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है वृंद, जिनका पूरा नाम है वृंदावन दास। वृंद हिंदी के कवि थे। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत वृंद का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। अब इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। अन्य प्राचीन कवियों की भांति वृंद का जीवन परिचय भी प्रामाणिक नहीं है। इनका जन्म सन 1643 में मथुरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हुआ है। इनका पूरा नाम वृंदावन दास था। वृंद जाति के सेवक अथवा भोजक थे। वृंद के पूर्वज बीकानेर के रहने वाले थे, परंतु इनके पिता रूप जी जोधपुर के अंतर्गत मेड़ते में जा बसे थे। वही सन 1643 में वृंद का जन्म हुआ था। वृंद की माता का नाम कौशल्या और पत्नी का नाम नवरंगदे था। 10 वर्ष की अवस्था में ये काशी आए और ताराजी नामक एक पंडित के पास रहकर वृंद ने साहित्य, दर्शन आदि विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। काशी में इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत और गणित आदि का ज्ञान प्राप्त किया और काव्य रचना सीखी। यह मुगल सम्राट औरंगजेब के यहाँ दरबारी कवि रहे हैं। मेड़ते वापस आने पर जसवंत सिंह के प्रयास से औरंगजेब के कृपा पात्र नवाब मोहम्मद खां के माध्यम से वृंद का प्रवेश शाही दरबार में हो गया। दरबार में मिसिरी की पुत्री नामक समस्या की पूर्ति करके इन्होंने औरंगजेब को प्रसन्न कर दिया। उसने वृंद को अपने पौत्र का अध्यापक नियुक्त कर दिया। अब अजीमुशान बंगाल का शासक हुआ तो वृंद जी उसके साथ चले गए। सन 1707 में किशनगढ़ के राजा राज सिंह ने अजीमुशान से वृंद को मांग लिया। सन 1923 में किशनगढ़ में ही वृंद का देहावसान हो गया। वृंद जी की यह कृतियाँ रही है। वृंद की 11 रचनाएं प्राप्त है। समित, शिखर, छंद, भाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वृंद सत्सई, वचनिका, सत्यस्वरूप, यमक, सत्सई, हितोपदेशाष्टक, भारत कथा, वृंद ग्रंथावली नाम से वृंद की समस्त रचनाओं का एक संग्रह डॉक्टर जनार्दन राव चेले द्वारा संपादित होकर 1771 ईस्वी में प्रकाश में आया है। इनके लिखे दोहे वृंद विनोद सत्सई में संकलित है। वृंद के 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है। भाव पंचासिका में श्रृंगार शिक्षा में नायिका भेद के आधार पर आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिकाओं का चित्रण है। नयन पचीसी में नेत्रों के महत्व का चित्रण है। इस रचना में दोहा, सवैया और घनाक्षरी छंदों का प्रयोग हुआ है। पवन पचीसी में ऋतु वर्णन है। हिंदी में वृंद के समान दोहे बहुत कम कवियों ने लिखे हैं। इनके दोहों का प्रचार शहरों से लेकर गांव तक में है। पवन पचीसी में षड ऋतु वर्णन के अंतर्गत वृंद ने पवन के वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन किया है। वृंद की रचनाएं रीति परंपरा की है। उनकी नयन पचीसी युगिन परंपरा से जुड़ी कृति है। इन छंदों का प्रभाव पाठकों पर पड़ता है। यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। इसके अंतर्गत 715 छंद है। वृंद के नीति के दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध है। इन दोहों में लोक व्यवहार के अनेक अनुकरणीय सिद्धांत हैं। कवि वृंद की रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्होंने सरल सरस प्रकार की काव्य रचनाएं की है।
संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठक को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अब मैं इस कविता का वाचन करता हूँ, इन दोहों का वाचन करता हूँ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे खटी जात। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आर से भली बुरी कही देत। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए तेती लौबी सोर। फिर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उर्यों देखी पयोद। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। जो जाको गुण जानहि, सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है, काक निबोरी लेत। आप अकारज आपनो, करत कुबुध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने, मारत मूरख हाथ। कपुत जान्यों परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिखान के, होत चिकने पात। अब हम दोहे की तरफ बढ़ते हैं और भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे खटी जात। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे खटी जात। भावार्थ देखिए, कवि वृंद जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर घटता ही जाता है, अर्थात उसका इस्तेमाल न करने पर वह कम होता जाता है और ज्ञान बांटने से और बढ़ता ही जाता है और न बांटने पर घटता ही जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। अगर उस पर अपना एकाधिकार रखा तो वह समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जितना हो सके उतना ज्ञान लोगों में बांटना चाहिए और सामने वाले से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार करने पर भी वह नष्ट हो जाता है। ज्ञान का आदान प्रदान ही उसके संग्रह को और भी बढ़ाता है और यह प्रक्रिया ज्ञान में ही वृद्धि करती है। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। कवि वृंदावन दास जी कहते हैं कि मनुष्य की आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को प्रतिबिंबित कर देती है, अभिव्यक्त कर देती है। आँखों से मन के विचारों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। मन में चल रहे अच्छे बुरे भाव आँखों में दिखाई दे जाते हैं। जिस तरह साफ सुथरा आईना हमारी छवि की अच्छाई और बुराई दोनों को बता देता है। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जैते लाओ भी शोर। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जैती लाओ भी शोर। भावार्थ देखिए, कवि वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी पहुँच, क्षमता और सामर्थ्य को पहचान कर और उसे ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करना चाहिए या फिर उसमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, जीवन खतरे में पड़ सकता है। चादर देखकर ही पैर फैलाना चाहिए। मनुष्य ने अपनी परिस्थिति और सामर्थ्य के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचान कर
ही कार्य करना चाहिए या फिर शुरुआत करनी चाहिए। फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। भावार्थ देखते हैं। यहाँ कवि वृंद जी कह रहे हैं कि यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में पूरी ईमानदारी रखें, उसमें बेईमानी को किसी तरह की जगह न रखें। छल कपट और बेईमानी से व्यापार करने वालों को बहुत हानि होती है। ग्राहक असंतुष्ट हो जाते हैं और वह उस व्यापारी से दूर चले जाते हैं। अगर आपने उससे झूठ बोला है, छल कपट किया है, तो यह सच्चाई ग्राहक के सामने आने पर वह नाराज़ होकर दूर चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता। जैसे लकड़ी काट की हांडी आग पर एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही पूरी जल जाती है, उसे दोबारा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। यहाँ इसका भावार्थ जान लेते हैं। कवि वृंदावन जी कहते हैं, किसी ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के शिखर पर बैठने से मात्र कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। व्यक्ति में बड़ा होने के लिए गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे गुण और सद्गुण ही व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं। उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उन्यों देखी पयोद। उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उन्यों देखी पयोद। भावार्थ देखिए। कवि वृंद बताते हैं कि कभी भी दूसरे के भरोसे पर अथवा विश्वास पर अपना उद्यम अर्थात अपना व्यवसाय या उद्योग छोड़ना नहीं चाहिए। यह बहुत गलत होता है। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। बादलों को घिरते देखकर पानी से भरा घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। भावार्थ देखिए। कवि वृंदावन जी कहते हैं कि नीच और दुष्ट लोगों की संगत में रहना नहीं चाहिए। भविष्य की दृष्टि से यह गलत साबित होता है। गलत संगत का प्रभाव हमेशा गलत परिणाम ही देता है। जैसे कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही उछल कर पड़ता है और हमें ही अपनी तरह गंदा कर देता है। इसी तरह बुरी संगत के साथ रहने से हमारा भी नाम खराब होता है, समाज में हमारा तिरस्कार होता है और अपमान होता है। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। भावार्थ देखिए। यहाँ कवि वृंद कहते हैं, जो बहुत ऊंचे पद पर पहुँचता है उसका नीचे उतर आना भी स्वाभाविक है। यह तो प्रकृति का नियम है। ठीक उसी तरह जब सूरज दोपहर के समय तप तपाता गर्म रहता है और शाम के समय वही सूरज अस्त हो जाता है, डूब जाता है, यह उसका रोज का नियम है। ऊंचाई पर जाने के बाद हर वस्तु नीचे आती ही है। हर वस्तु का पतन होना निश्चित ही है। ऊंचे पद पर बैठने वालों को एक न एक दिन वह पद छोड़ कर नीचे आना ही पड़ता है। जो जाको गुण जानहि सो तीही आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काग निबोरी लेत। जो जाको गुण जानहि सो तीही आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है
काग निबोरी लेत। भावार्थ देखिए, कवि वृंद बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास जैसा गुण होता है वह उसी प्रकार व्यवहार करता है और समाज में रहता है, और उसी प्रकार समाज के लोग उसे आदर प्रदान करते हैं। गुण और स्वभाव के अनुसार मधुर वाणी निकालने वाली कोयल आम का चयन करती है और कर्कश ध्वनि निकालने वाला कौवा कड़वे नीम के फल का चयन करता है। यह सब स्वभाव और गुण के अनुसार होता है, और उसी प्रकार अपने गुणों के अनुसार व्यक्ति दूसरों को आदर देता है, सम्मान देता है। गुणों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है। आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। यहाँ भावार्थ जान दीजिए। बिना बुद्धि वाले या मूर्ख व्यक्ति बिना कारण ही अपना काम बिगाड़ लेते हैं। बिना किसी नीति के कारण, बिना किसी सोच विचार के कारण उनकी स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना, मूर्खतापूर्ण कार्य से अपना नुकसान कर लेना। कवि कहते हैं कि अविवेकता के साथ किया गया कार्य हमेशा नुकसान देकर जाता है। यह सब हानिकारक होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य अविवेकता के कारण मनुष्य अपने काम को खराब कर देता है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण अपना ही नुकसान कर बैठता है और बिना सोचे समझे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। कुल कपूत जान्यो पेरे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार विरवान के होत चिकने पात। कुल कपूत जान्यो पेरे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार विरवान के होत चिकने पात। भावार्थ देखिए। कुल यानी खानदान, कपूत यानी नालायक औलाद। कवि कहते हैं कि पालने में ही बच्चों के लक्षण देखकर पहचान हो जाती है कि वह कैसा निकलेगा, वह समझदार रहेगा या फिर नालायक निकलेगा। उसके शरीर के शुभ लक्षणों को देखकर ही अनुमान लगा लिया जाता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा होगा, वह सुपुत्र होगा या फिर कुपुत्र होगा, लायक होगा या फिर नालायक होगा। जैसे उत्तम दर्जे के बीज होते हैं उसके पत्ते चिकने होते हैं, अर्थात चिकने पत्तों को ही देखकर अनुमान लगा लिया जाता है कि यह फसल या पौधा बहुत ही अच्छा होगा। उसके दर्जे का पता लगा लिया जाता है। कवि वृंद जी यहाँ पर कहते हैं कि पालने में ही बच्चों के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे अर्थात कपूत या सपूत होने का पता लगा लिया जाता है। इस तरह से सभी भावों का भावार्थ स्पष्टीकरण हो चुका है और मुझे विश्वास है कि यह आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।